हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि उज रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ट्रांसनिस्ट्रिया स्टेट को लेकर के। तो ट्रांसनिस्ट्रिया स्टेट जो है वो एक लैंड लॉक्ड अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट के रूप में मोल्डोवा कंट्री एंड यूक्रेन कंट्री के बीच में लोकेटेड है। ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है इसको कंट्रोल करने के लिए 1990 से 1992 के बीच में मोल्डोवा ने यहाँ पर अटैक किया, लेकिन उस टाइम में यहाँ पर रशियन सोल्जर का बेस था, जिसकी वजह से ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रख पाए। ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन अदर कंट्री जो है उन्होंने अभी तक इस रीजन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की रिकॉग्निशन नहीं दी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कंट्री जो है इसको मोल्दोवा कंट्री का ही पार्ट मानते हैं। और ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन है इसका मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो है इकोनॉमी बेसिस पर अगर हम देखें तो रशिया कंट्री के ऊपर है। चाहे बात कर लो सब्सिडी की, चाहे बात कर लो नेचुरल गैस की। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास में डबल सिटीजनशिप यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि ट्रांसनिस्ट्रिया की सिटीजनशिप और रशिया की सिटीजनशिप। और कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी है जिसके पास में 3 सिटीजनशिप यहाँ पर देखने को मिलती है, मोल्डोवा, ट्रांसनिस्ट्रिया एंड रशिया। ओके, तो ये इस रीजन, इस तरीके के जो भी कन्फ्लिक्टेड रीजन जो रहते हैं वो न्यूज़ में बने रहते हैं, तो उनकी लोकेशन जो है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप उसका फाइनल के बारे में इसको यहाँ पर इमेज के थ्रू शो किया गया है। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री और दूसरा फ्रांस, उसके बीच में फाइनल हुआ और अर्जेंटीना ने यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप को जीत लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सिटीजनशिप को लेकर के है। आप सभी को पता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिटीजनशिप एक्ट लेकर के आई, जिसमें टारगेट किया गया हमारे रीजनल एरिया में जो 3 कंट्रीज है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में जो 6 माइनॉरिटीज़ ग्रुप है, हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड जैन। अब ये लोग यहाँ से इंडिया में एंटर करते हैं तो इंडिया में उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। ये मेन टारगेट था, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। बेसिक रीजन ये था कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है और रिलीजन बेसिस पर कुछ लोगों को अलाउ किया जा रहा है और कुछ लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पर यह भी पॉइंट रखा गया कि जिन कंट्रीज से जो माइनॉरिटीज़ को अलाउ किया गया है वहाँ पर मेजोरिटीज़ के साथ में भी बहुत सारे इशू हैं, तो फिर उनको अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला। अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ क्लियर किया है कि सिटीजनशिप एक्ट का जो पाथ है वो कुछ क्लियर हुआ है और इसमें 3 कंट्रीज से जो 6 माइनॉरिटी ग्रुप है उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। एक पोर्टल जो है वो एक तरीके से उसको दोबारा से एक्सेसिबल किया जाएगा, जिसमें जो भी पर्सन है, जो भी इन कंट्रीज से आते हैं, वो अपने वीज़ा और जो भी पासपोर्ट है उन सभी को लेकर के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखेंगे और फिर बेसिक इंक्वायरी के बाद में उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट रखी हैं, जैसे कि 18,000 रजिस्टर्ड पाकिस्तानी हिंदू जो है वो इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए वेट कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री ने कुछ डाटा रखे हैं पार्लियामेंट में दिसंबर 2021 में कि 2018 से 2021 के बीच में गवर्नमेंट को 8,244 मीन्स 8,244 सिटीजनशिप एप्लीकेशन जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप से मिले हैं, जिसमें से 3,117 एप्लीकेंट्स को जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट की गई है। मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2021-22 की जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग
कोविड-19 जो है उन्होंने कोविड-19 की वजह से 2021 ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। अप्रैल से दिसंबर 2021 के बीच में अगर हम बात करें तो 1414 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स वर ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो ये कुछ डाटा हैं जो हमारी होम मिनिस्ट्री ने रखे हैं। मतलब क्लियर बात ये है कि एक पोर्टल के थ्रू जो बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो जो भी इम्पोर्टेंट पेपर्स है वो रजिस्टर करवाए जाएंगे और उनके थ्रू जो है एक्सेसिबल करके जो भी सिटीजनशिप का प्रोसीजर है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो ने जो रिव्यू पिटीशन डाली थी कि मई 2020 में जो 2022 में जो आपने अपना रिजल्ट दिया था उसको एक बार से दोबारा से रिव्यू कीजिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। इसी को लेकर के आर्टिकल है कि जो उनका रिजेक्शन जो देखने को मिला वो एक क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन है उसके ऊपर। वही बेसिक पॉइंट जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि देखो, एक तो हीनियस क्राइम था तो उसमें जो अर्ली रिलीज है वो नहीं होना चाहिए कन्विक्ट का, बेसिक पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट ने अलाउ किया है रेमिशन पॉलिसी की बेसिस पर, लेकिन जो सुनवाई है, हियरिंग जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी, तो वहाँ की रेमिशन पॉलिसी के बेसिस पर होना चाहिए। तो इसको लेकर के तो देखो ये बोला जाता है कि गुजरात में जो हीनियस क्राइम था तो वहाँ पर एक फेयर ट्रायल नहीं हो सकता था, इसी की बेसिस पर इसको महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया गया था। तो इसको तो इस तरीके से बोला जाता है कि जो स्पेसिफिक जो सर्कमस्टेंसेस थी उसके बेसिस पर ट्रांसफ़र किया गया, तो यहाँ पर जो रेमिशन पॉलिसी है वो अलाउ की जाती है गुजरात की ही। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो भी यहाँ पर सुनवाई के टाइम में, हियरिंग के टाइम में जो जजेस थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया ये अर्ली रिलीज को लेकर के, लेकिन उनको भी एक तरीके से नेगलेक्ट किया गया उनकी वॉइस को यहाँ पर रिलीज के टाइम में। दूसरा, अगर हम बात करें तो एक कमेटी बनाएगी, कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी कि हाँ इनका अर्ली रिलीज होना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो है वो शामिल थे। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर जो 1992 की जो रेमिशन पॉलिसी है वो अपनाई गई यहाँ पर, कि गुजरात की उस टाइम, क्योंकि 2008 में यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो डिक्लेयर किया गया और उस टाइम 1992 की रेमिशन पॉलिसी ही गुजरात में अप्लाई थी। तो उस रेमिशन पॉलिसी में स्पेसिफिक इस तरीके के क्राइम को लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन टर्म जो है वो यूज़ नहीं की गई है, फिर भी यहाँ पर रेमिशन पॉलिसी को अलाउ किया गया है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि जुडिशरी जो है वहाँ पर जस्टिस जो एक मेन प्रायोरिटी है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जुडिशरी को लेकर के आर्टिकल है। राइटर ने ये बोला है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमने कुछ स्टेटमेंट देखे हैं, जैसे कि हमारे सीजेआई ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बोला कि अगर हम वैकेंसीज को फिल कर देते हैं, मैक्सिमम क्या इशू देखने को मिलता है कि हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है उसके पास में जो भी एक तरीके से मतलब केसेस की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैक्सिमम पॉइंट क्या रखा जाता है, बेसिक पॉइंट ये रखा जाता है कि जजेस की संख्या कम है, जो वैकेंसीज है वो ज़्यादा है, अगर उनको फिल कर दिया जाए तो ये सारे केसेस का निपटारा हो सकता है। लेकिन हमारी सीजीआई ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हम वैकेंसीज को भी फिल कर देंगे तब भी जो केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि केसेस की जो पेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा एक स्टेटमेंट ये भी देखने को मिला कि जो एलिजिबल जो जजेस बनने के लिए, मतलब ऐसी पर्सनैलिटीज जिनको जजेस के रूप में अपॉइंट करना है, ऐसी पर्सनैलिटीज़ की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये कुछ बेसिक रीजन है। इसी के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम एनजेसी को रिवाइवल मोड पर लाने की कोशिश कर रही है। ये एक नए तरीके से, एक नए प्रोसीजर के तहत जो है वो जजेस का अपॉइंटमेंट हो सके, ताकि इशू जो है, पेंडेंसी जो है, उनको सोल्व किया जा सके। अब यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने जो भी बैकलॉग है हमारी जुडिशरी में उन सभी को क्लियर करने के लिए राइटर ने यहाँ पर 3 पॉइंट रखे हैं, 3 सजेशन दिए हैं। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि देखो, हमारे इंडिया में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी भी है, साथ ही साथ में जो जजेस हैं मैक्सिमम वो 62-65 ईयर की एज जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी वो हो जाएंगे रिटायर, मतलब वैकेंसी जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी।
राइटर ने यहाँ पर बोला है कि हमारी जो जुडिशरी है उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारी पिटीशन जो है, स्पेशल लीव पिटीशन, ये सारी आती रहती है। तो हमें क्या करना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको हमें रखना है ये स्पेशल लीव पिटीशन जो है उनको सुनने के लिए। मतलब किसी भी वीक में कोई स्पेशल डे सेट किया जाए और वो स्पेशल लीव पिटीशन को यहाँ पर सुने। मतलब जो मेन केसेज है उनकी सुनवाई के लिए तो जो मेन जुडिशरी है वो बनी रहे, और जो एक्स्ट्रा में जो वर्क है उसके लिए हमें कोई सबॉर्डिनेट एस्टेब्लिश करना होगा। सबॉर्डिनेट जो प्रोसीजर है, सबॉर्डिनेट एक ऑफिशियल लेवल पर वर्क जो है करना होगा, ताकि जो एक एक्स्ट्रा बर्डन है वो कम हो सके। क्योंकि हम मैक्सिमम देखते हैं कि जो हमारे जजेस हैं उनके पास में इतना पाइलअप होता है केसेस का कि वो पहले तो ये छटनी करने में, ये डिसीजन लेने में कि कौन सा जो है इम्पोर्टेंट केस है और कौन सा नहीं है, कौन से को रिजेक्ट करना है, कौन से को सुनना है, ये सारा डिसीजन लेने में, ये सारा डिस्कशन करने में ही उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो हम जो है स्पेशल लीव पिटीशन को हियरिंग करने के लिए जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं उनको हम अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो जो हमारे, मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो हमारे बैंक में, जो हमारे रिजर्व बैंक में जो ऑफिसर है, जो हमारे रिजर्व बैंक में इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अगर जो डाउटफुल करेंसी है सिर्फ उसको क्लियर करने में ही टाइम निकाल दें तो मेन काम जो है वो तो कर ही नहीं पाएंगे। तो यही तो प्रॉब्लम है जुडिशरी में कि जो एक तरीके से जो छटनी करनी है केसेस की, उसमें ही जो जजेस है उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो हमें एक सबॉर्डिनेट जो लेवल पर काम करना होगा, ताकि जो क्लियरेंस जो है वो काफ़ी इजी वे में हो जाए और जो मेन वर्क है वो ही जुडिशरी के पास में बचा रहे। दूसरा यहाँ पर जो आर्टिकल है, दूसरा यहाँ पर जो सजेशन है वो उन्होंने दिया है कि कोविड के टाइम में हमने देखा कि मैक्सिमम जो केसेस की सुनवाई है, मतलब ऑनलाइन केसेस की जो हियरिंग है वो हुई, लेकिन जैसे ही कोविड पेंडेमिक कम हुआ उसके बाद में दोबारा से वो ही ऑफलाइन मोड पर हियरिंग जो है वो चल रहा है। हमारी जो जुडिशरी है उन्होंने कोशिश भी की है कि हम ऑनलाइन प्रोसीजर जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सजेशन दिया गया है कि जजेज जो है वो अपने लेवल पर या फिर अगर हम बात करें तो होम बेस्ड जो है वो डिस्कशन हो सकता है ऑनलाइन, जिससे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कम ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी कम इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर, काफ़ी कम सपोर्टनेस के बेसिस पर जो है आप केसेज को सुन सकते हो। ओके। तीसरा यहाँ पर सजेशन ये दिया गया है कि जो मीडिएशन, मतलब हमारे जुडिशरी में मैक्सिमम केस जो हैं वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इस तरीके के इशू जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मीडिएशन जो है उसको ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करना होगा। मीडिएशन का जो प्रोसीजर है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा, ताकि जो केसेज है वो मेन सुनवाई में कम से कम आ सके। और मीडिएशन से रिजल्ट जब निकलता है तो इसकी वजह से जुडिशरी पे बर्डन जो है वो काफ़ी कम क्रिएट होगा। ओके। मतलब आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है उसको फोकस किया जाए, मीडिएशन के प्रोसीजर को ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि रिजल्ट जो है वो जुडिशरी के ऊपर बर्डन के रूप में क्रिएट ना हो सके। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम सजेशन के रूप में ले सकते हैं और जुडिशरी में जो पेंडेंसी है उनको कम किया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टैक्स पेज पर, और यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 48 नंबर की, और इसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है। देखो, ये जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस काउंसिल की मीटिंग को हेड किया, और स्पेशल यहाँ पर फोकस किया गया कि जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 जो है उसके सेक्शन 132 में कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेज थे जिनके बेसिस पर जो पनिशमेंट है वो दी जाती थी, तो उनको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया गया है। मतलब टैक्स चोरी जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि अगर बहुत सारी कंपनी जो है वो अपने लेवल पर टैक्स चोरी की कोशिश करते हैं जीएसटी आने के बाद में भी, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जैसे कि ई बिल जो है, साथ ही साथ में और भी ट्रेड को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पर ये पता लग जाता है कि कितने का ट्रेड हुआ और कितने का टैक्स बना। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो भी डिस्कशन है इसमें जो नॉर्मल इशू जो हैं उनमें इसको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, उनमें पनिशमेंट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही अब जो है वो पनिशमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो यहाँ पर
हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने आईएनएस मोरमुगाओ जो है उसको यहाँ पर हमारी इंडियन नेवी के लिए कमीशन किया है। आईएनएस मोरमुगाओ क्या है? ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 15B। इस प्रोजेक्ट के अंडर 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है उसको बनाया जाएगा। और यहाँ पर ये जो आईएनएस मोरमुगाओ है ये इन 4 में से सेकंड नंबर का है जिसको यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है। यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्पेसिफिक पॉइंट बोला कि जो हमारा ओशियन रीजन है उसको प्रोटेक्ट करना हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आईएनएस मोरमुगाओ में मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमारा सेल्फ रिलायंट, मतलब कंट्रीज के जो पार्ट है, कंट्रीज के लेवल पर ही हमने, हमारे इंडिया के लेवल पर भी मतलब 75% इंडिजिनस कंटेंट इसमें है। इंडिया ने अपने लेवल पर इसको तैयार करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, देखिए देखो, सीबीडी की 15 नंबर की मीटिंग हुई। 15 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है सीबीडी, जो बायोडाइवर्सिटी को टैकल करने के लिए एक तरीके से मीटिंग होती है। तो इसमें हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे स्पेसिफिक फोकस किया कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, स्पेसिफिक उन्होंने जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसके बाद में जो भी इश्यूज हैं उन सभी को टैकल करते हुए स्पेसिफिक फोकस किया गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक अलग से फंड बनाया जाए और वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ए न्यू सेट ऑफ गोल्स एंड टारगेट टू halt and reverse biodiversity loss. There have been repeated calls for the inclusion of the CBDR principle in finance related targets. तो यहाँ पर बोला गया है COP15 की मीटिंग में कि बायोडाइवर्सिटी को आपको अगर टैकल करना है, उसको रेगुलेट करना है, उसको मेंटेन करना है, तो आपको कोशिश करनी होगी एक ऐसा फंड बनाया जाए। और इंडिया इस चीज़ के लिए पुश कर रहा है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन सभी को इसका बेनिफिट देखने को मिले। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है और इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अभी उन्होंने 2023 के लिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है एक प्रॉपर वे में, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सीरियस तरीके से 2023 का एग्ज़ाम दें। तो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें 10 to 15 स्टूडेंट्स का जो अलग अलग बैच बनाया जाता है, हर बैच को आपका एक मेंटोर अलॉट किया जाता है और मेंटोर जो है वो आपको डेली बेसिस पर टारगेट देंगे। मतलब आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर टारगेट बेस्ड स्टडी होगी। प्रीलिम्स से पहले आपका स्टैटिक प्लस में करंट अफेयर पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। जो करंट अफेयर्स है उसमें लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। MCQ क्वेश्चंस की यानी प्रैक्टिस की जाएगी। जो भी आपको टारगेट दिया जाएगा वो आपके कन्वीनियंस के बेसिस पर उस टारगेट को लेकर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि डेली बेसिस पर उनको MCQ दिए जाए, कुछ का ये मानना है कि वीकली बेसिस पर उनको MCQ जो प्रोवाइड किए जाए। तो आपकी जैसी कन्वीनियंस होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो MCQ आपको दिए जाएंगे। आप एनफ इसकी प्रैक्टिस करोगे। 3000 प्लस क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप सोल्व कर पाओगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मंथली बेसिस पर ये प्रोग्राम है और मंथली इसके चार्जेज है 599 पर मंथ। 1 जनवरी 2023 से इसका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।